हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर डीएससी 4 के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उदारीकरण से संबंधित प्रश्न के बारे में। ये टॉपिक आपको पूछा जाता है दोस्तों 5 नंबर के प्रश्न में, जो कि आपको कैसे हल करना है चलिए हम आपको बताते हैं। ये टॉपिक कभी कभी 15 नंबर के भी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उदारीकरण के साथ जो है इसके साथ एक और वर्ड लग जाता है दोस्तों, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। ठीक है, तो दोनों जब पूछे जाएंगे तो एक साथ जब पूछे जाते हैं तो अधिकतर 15 नंबर में आते हैं, कभी कभी अकेला भी पूछा जाता है 15 नंबर में। तो चलिए दोनों के दृष्टिकोण से हम हल करेंगे इस सवाल को। तो इस टॉपिक में आप समझने क्या वाले हैं दोस्तों, उदारीकरण के बारे में, इसके जो मान्यताएं थी उसके बारे में, इसके लाभ और हानि के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे अर्थ। क्या लिखेंगे दोस्तों? अर्थ। सिंपल सी भाषा में यदि हम समझे तो उदार मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी के प्रति जो है कठोरता जैसी व्यवहार नहीं रखना, प्यार भरी बात करना, इस तरीका को वही उदारता कहते हैं। ठीक है, एकदम प्यार से बात करना। तो उसी का अर्थ जो है, इसी उदारीकरण का जो अर्थ है किससे जोड़ दिया गया? आर्थिक सुधार से जोड़ दिया गया। कब जोड़ दिया गया? इस समय, जिस समय हमारा भारत देश में जो है एक प्रकार से यहाँ के लोग जो है क्या कर रहे थे, एक दूसरे के प्रति जो है आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, उसी समय हमारे इस अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। यानी पहले स्थिति ऐसी थी दोस्तों, यदि आप कुछ खरीदते हैं तो उसके लिए आपको लगभग से लगभग 7-8 पेज के पन्ने जो थे उसके फॉर्म अप्लाई करने पड़ते थे, भरने पड़ते थे, बहुत तरह जो है नीति नियम कानून था। ठीक है, तो अब उन कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा ताकि जो है बाजार की जो प्रणाली है, मतलब बाजार प्रणाली पर जो है ये चीजें स्पष्ट रूप से जो है निर्भर रहे। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें ऐसे नियंत्रण में ढील दिया जाता है या कुछ नियमों को हटा लिया जाता है जिससे कि आर्थिक विकास का बढ़ावा हो, यानी आर्थिक विकास बढ़ सके। इसको दूसरी तरीका से हम क्या कह सकते हैं, यदि सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से, मतलब सरकार जो है किसी कानून के माध्यम से, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाती है, किसी प्रकार का आर्थिक क्रिया पर जो है क्या करती है? प्रतिबंध लगाती है, तो हम उसको कहते हैं प्रतिबंध की नीति। क्या कहते हैं? प्रतिबंध की नीति। और जब कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है तो उसको स्वतंत्र व्यापार की नीति कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में पहले भी पढ़े थे, जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो उन्होंने स्वतंत्र व्यापार की नीति लाई थी। क्यों? ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े। ये कानून को खत्म कर दिया तो स्वतंत्र व्यापार की नीति हो गई ना, बस वही चीज। तो सरकार जब किसी के ऊपर कुछ कर लगाएगी, कुछ कानून नियम लगाएगी, ठीक है, तो उसको प्रतिबंधित कह सकते हैं। ठीक है, प्रतिबंध की नीति कह सकते हैं, और जिस पर नहीं लगाएगी प्रतिबंध उसको स्वतंत्र व्यापार की नीति कह सकते हैं। और दोस्तों अर्थव्यवस्था में ये कंपलसरी है कि हर एक वस्तु पर, हर एक आर्थिक क्रियाओं पर जो है क्या लगना चाहिए? प्रतिबंध लगना चाहिए। कोई भी प्रतिबंध से स्वतंत्र नहीं है। तो बस ये जो प्रतिबंध है, ठीक है, उसको तो प्रतिबंध की नीति कहेंगे, लेकिन इसी प्रतिबंधों में से कुछ ऐसे नियम कानून जिसको समाप्त कर दिया जाता है, जिसमें जो है उनको हटा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ढीला कर दिया जाता है, तो इसे ही कहा जाता है उदारीकरण की नीति। ठीक है, तो इस उदारीकरण की नीति का मतलब है दोस्तों व्यापार और उद्योग के ऊपर से सरकार के नियंत्रण को हटाना, सरकार के नियंत्रण से इसको मुक्त करना। सिंपल बस यही लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज में यदि आप कहेंगे तो यही कहेंगे कि व्यापार या उद्योग को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना, हटाना। ठीक है, तो ये था अर्थ। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों आर्थिक सुधार के अंतर्गत जो है भारतीय सरकार ने जो है कब उदारीकरण की नीति को अपनाया था, तो ध्यान दीजिएगा सन 1991 में, जिस समय इससे पहले जो है दोस्तों आपने देखा था ना, शीत युद्ध हुई थी किसके किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यूएसएसआर के बीच में जो है शीत युद्ध हुई थी, 1991 में खत्म हुआ था। तो इस समय जो है भारत देश के जो प्रधानमंत्री थे और जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने मिलकर जो है इस प्रकार का नीति लाया। भारत सरकार ने एक प्रकार से उदारीकरण की नीति लाई। कब? 1991 में। उन्होंने देखा कि आखिर ये देश इतना सुखी संपन्न क्यों है, तो उन्होंने इस नीति का जो है विश्लेषण किया और भारत में 1991 ईस्वी में, याद रखिएगा 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में उदारीकरण की नीति कब आई थी, तो 1991 ईस्वी में आई थी। ठीक है, तो इसमें इस नीति को अपनाया गया तो क्या क्या चीजें की गई? सबसे पहला दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र के सुधार। ठीक है, क्या है? औद्योगिक क्षेत्र के सुधार। इसको अपनाने के लिए सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई, वहां पे बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उद्योग के क्षेत्र में जो है दोस्तों सुधार किया गया, जैसे लाइसेंस में छूट दिया गया, कुछ सूचियां बनाई गई जिसमें 6 चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजों में जो है लाइसेंस की छूट दी गई। अब बिना लाइसेंस के भी क्या कर सकते हैं? उद्योग लगा सकते हैं, जिसके कारण उदारीकरण की नीति जो है पनपी। ठीक है, दूसरा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। इन्होंने उदारीकरण की नीति भारत सरकार ने भारत में लाने के लिए
वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना चालू कर दिया। यानी कि बैंकों ने, देखिए रिजर्व बैंक क्या होती है, केंद्रीय बैंक है हमारी, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ने अन्य कॉमर्शियल बैंकों पर जो नियंत्रण लगाने के लिए जो नियम कानून बनाया था उसको ढीला कर दिया, उसको कम कर दिया। अब वे भी क्या कर सकते थे, शाख की स्वतंत्रता थी। शाख मतलब ब्रांच होता है दोस्तों, ठीक है। तो जो कॉमर्शियल बैंक थे, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना, जैसे SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कैनरा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, बहुत सारे ऐसे चीज है, ठीक है। लेकिन रिजर्व बैंक हमारा सेंट्रल बैंक है जो कि एक ही होता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक के अंडर में सभी बैंक काम करते हैं। तो इसने क्या किया, सभी बैंकों को छूट दे दिया कि आप जो अपना ब्रांच कितनों भी मात्रा में खोल सकते हैं, यानी कि आप जो है अब क्या कर सकते हैं, कहीं भी अपनी ब्रांच खोल सकते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि भारतीय बैंक भी और विदेशों के भी बैंक क्या होने लगे, बहुत बड़ी क्षेत्र में, बहुत बड़ी पैमाने में बैंकिंग की सुविधा का क्या करने लगे, प्रचार करने लगे, और बैंकिंग की सुविधा हमारे भारत देश में बढ़ गई, ठीक है। तो ये इसका एक प्रकार से किया गया। तीसरा है दोस्तों, कर में सुधार किया गया। देखिए सबसे पहले किस चीज में सुधार किया गया, उद्योग के क्षेत्र में। उद्योग के क्षेत्र में के बाद बैंक में सुधार किया गया, अब कर में सुधार किया जाएगा। देखो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ के जो उदारीकरण नीति को जब लाया जा रहा था तो सोचा गया कि यहाँ बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत तरह तरह के टैक्स हैं, वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा हैं, आय कर, व्यय कर बहुत सारे हैं, उत्पादन शुल्क बहुत सारे हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं या तो खत्म कर देते हैं। तो ऐसी कदम उठाई गई थी, ठीक है। उसके बाद विदेशी व्यापार में सुधार किया गया। उद्योगों का विकास के लिए आयात करों में कमी की गई। आयात करों में क्या किया गया, कमी की गई, यानी जो इंपोर्ट करते थे हम लोग उसके ऊपर, उसके आयात मतलब भारत देश में कहीं और से आना, आ से आना, आ से आयात, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अपने देश में आना आयात कहलाता है, नी से निकलना, नी से निर्यात, तो अपने देश से बाहर निकालना, किसी भी सामान को अपने देश से बाहर भेजना निर्यात कहलाता है। बहुत इजी याद करना, आ से आना, आ से आयात, यानी कि आया तो आयात, नी से निकलना, नी से निर्यात, तो निकला तो निर्यात। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे उदारीकरण की विशेषता या फिर लाभ कह सकते हैं कि आखिर इसका क्या फायदा हुआ, इसकी क्या विशेषता हुई। तो जिस प्रकार से जो कदम उठाए गए थे ना दोस्तों, कौन कौन से कदम, अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लें आप। पहले तो उद्योग को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, लाइसेंस जैसे चीज़ों में छूट दी गई। उसके बाद जो है वित्त सुधार किए गए। वित्त सुधार के बाद जो है दोस्तों करों में सुधार किया गया। उसके बाद विदेशी व्यापार में भी सुधार किया गया, ठीक है। तो यही सब चीज़ों को आप विशेषता में भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग तरीका से कैसे लिखेंगे, देखिए एकदम बुद्धि, विवेक, ज्ञान, ये जो चीज़ें हैं ना सही तरीके से आप यदि पेपर में दिखाते हैं तो टीचर को भी लगेगा कि हाँ सही मायने में इस स्टूडेंट के अंदर वो काबिलियत है कि हम इसको इतना अंक दे सकते हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अंक चाहिए तो ऐसा दिमाग आपको भी लगाना होगा। देखिए व्यापारिक प्रतिबंधों का प्रतिबंधन करना, ठीक है। अब जो है दोस्तों उन्मूलन करना कह सकते हैं, व्यापारिक प्रतिबंधों का उन्मूलन करना। उदारीकरण की नीति जो है एक ऐसी नीति है, वो क्या करती है कि बहुत सारे नियम और कानूनों को इसके अंदर रद्द कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है एकदम चरम सीमा पर होता है। यानी व्यापारिक प्रतिबंध जो पहले लगाए जाते हैं उस पर जो है ये रुकावट डालती है, और उसके बाद जो है दोस्तों इसके विकास में कभी भी कोई रुकावट नहीं होता। वही चीज है, औद्योगिक विकास किया था तो कैसा किया था, छूट दिया था, तो बस वही चीज को यहां लिख दिया कि व्यापारिक प्रतिबंधों का उन्मूलन करना, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरीका से बस लिखना है। निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। देखिए अर्थव्यवस्था पर जैसे सरकारी नियंत्रण को कम होगा, यहाँ की निजीकरण मतलब अब जो है लोग अपना अपना ख्याल करेंगे, तो निजीकरण का जो है क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र पर जो है बहुत बड़ा सा जो है एक प्रकार से परिवर्तन आएगा। लोग सरकारी स्वामित्व को भी निजी क्षेत्र में परिवर्तित करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे, बहुत सारे ऐसे सेक्टर होंगे जो कि सरकार के सेक्टर होंगे, लेकिन उसको भी निजीकरण किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों करों में रियायत। जो चीज वहां थी वो चीज यहां है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उदारीकरण जो क्या करती है, बहुत सारे कर को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, जिसके कारण बाजार में व्यापार के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा जो है एक प्रकार से माहौल रेडी होता है। बस वो आपको लिखना है। देखिए दोस्तों मैं आपको 2-3 वर्ड बता रहा हूं, लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी लानी होगी कि इन 2-3 वर्ड्स को, 2-3 लाइन्स को पढ़कर आप कैसे 15 लाइन 20 लाइन बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जब हम कभी एग्जाम लिखते हैं एकदम जो है दोस्तों विश्वास कीजिए कि इतना सा पढ़ेंगे, लेकिन जो है दोस्तों आपको लिखना कितना होता है, 15 लाइन लिख सकते हैं। लिखते लिखते आप 20 लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई आलतू फालतू चीज नहीं लिखनी है, ठीक है, सटीक चीज लिखनी है। अगला जो है दोस्तों इसकी क्या विशेषता है, सीमा शुल्क में कटौती। ये क्या करता है, वही चीज था ना, विदेशी व्यापार वाला को यहाँ पे घुमा के लिख दिए हैं हम, कैसे, सीमा शुल्क में कटौती। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ से वहाँ आयात कर, निर्यात कर, जो चीजें लगती थी उस पर जो है
कटौती कर दी जाएगी, यानी उस पर कमी कर दी जाएगी, तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। सेम वही चीज था जो उसमें कदम उठाया गया और जो विशेषता है, ठीक है, बस लिखने का तरीका को मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसके कारण क्या होगा, मुक्त बाजार व्यवस्था होगी, किसी को भी किसी के ऊपर दबाव नहीं होगा, ठीक है। तो मुक्त बाजार व्यवस्था होगी, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है बाजार करना आसान हो जाएगा, बाजार व्यवस्था का निर्माण हो जाएगा, और ऐसी बाजार व्यवस्था के कारण बहुत सारे कीमतों पर, जो वस्तु के कीमत है उस पर जो है सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों ऐसी व्यवस्था पर उत्पाद या सेवाओं की कीमत जो है बाजार की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। बाजार में किस जगह पर कितनी मांग है, कितनी पूर्ति करनी चाहिए, और वहां की उत्पादन कितने हो रहे हैं, उस हिसाब से जो है ये एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों समझेंगे कि आखिर उदारीकरण का कोई हानि भी है क्या। हाँ दोस्तों, उदारीकरण का हानि है क्या। सबसे पहला हानि है कुटीर और लघु उद्योग को नुकसान। ये तो आप भी कह सकते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो हाथों से बनाए जाते हैं, या घरों में बैठकर जो घरों की महिलाएं, बच्चे, ये सब जो है मिलकर घरेलू फैमिली जो मिलकर क्या करती हैं, कुछ चीज़ों का निर्माण करती है, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं, लघु उद्योग कहते हैं। तो इस प्रकार से उदारीकरण नीति का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव था यही था कि जो लघु या कुटीर उद्योग थे, जो छोटे छोटे उद्योग थे, उस पर जो है बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा, और उदारीकरण व्यवस्था से बड़े उद्योग और बहुराष्ट्रीय उद्योग का विकास हुआ, लेकिन जो है छोटे और लघु उद्योग को बुरी तरह से इसका प्रभाव झेलना पड़ा। अगला है दोस्तों कृषि के अस्तित्व को खतरा। अब इससे कृषि के अस्तित्व को भी खतरा थी, क्योंकि उदारीकरण की नीति का यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं निर्माण और सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, लेकिन कृषि क्षेत्र का हालत जो है क्या होने लगा, बिगड़ने लगा। अगला है दोस्तों पर्यावरण को नुकसान। जब उदारीकरण के चलते एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, अब यहाँ पे लोग कारखाने बनाएंगे, ठीक है, ये सब सारी चीज़ों में भारी संख्या में क्या होगी, इसकी मात्रा जो है उसकी बढ़ोतरी होगी, और जब कारखानों में काम काज ये सब बहुत ज़्यादा फैलने लगेंगे तो प्रदूषण फैलेगा, तो पर्यावरण को नुकसान होगा। इसके अलावा जो है दोस्तों सबसे बड़ी चीज, कारखानों का निर्माण करना तो पेड़ पौधे काटने होंगे, तो इसके कारण भी क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आधुनिकीकरण होगा, और इसी आधुनिकीकरण के चलते जो है बहुत सारे हानिकारक उर्वरक का जो है प्रयोग जो आज हम लोग करते हैं, जिसके कारण भी प्रदूषण फैल रहा है, हमारा पर्यावरण भी क्या हो रहा है, प्रदूषित होते जा रहा है। तो सिंपल है दोस्तों, इतना ही था। उदारीकरण में एक प्रकार से सरकार के जो अधिकार हैं किसी भी कह सकते इकोनॉमिक सेक्टर में, आर्थिक क्रियाओं में, उसको कम कर देना ही उदारीकरण था। कब लाया गया, 1991 में लाया गया। तो बस यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है जो कि मैं पढ़ देना चाहता हूँ। फॉर एनी क्वेरी यू कैन ईमेल ऑन दिस ईमेल kumar.raju@109@gmail.com। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे या तो कमेंट करें या तो इस पर जो है ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।